Welcome students. Welcome to GATE classes, an initiative by TechU faculties. My name is Mohit Kumar and I have done my Masters of Technology from IIT Bhubaneswar. Currently, I am teaching as an assistant professor in Muzaffarpur Institute of Technology, Muzaffarpur under Bihar government. I have a teaching experience of over 5 years and I will be covering the analog communication part of the subject communication system. So let's start the preparation. Let's crack the gate. वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था कि किस तरीके से डायरेक्टली हम आपका एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव यूजिंग वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, यानी बेसिकली हम एक आपका वैरेक्टर डायोड यूज करके हार्टले ऑसिलेटर को यूज करके किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, यह हमने सीखा था। अब आज जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इसे इनडायरेक्ट मेथड और आर्मस्ट्रांग मेथड कहते हैं। अब पहला सवाल ये होता है कि इसे इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हम WBFM जनरेट करने वाले हैं यह हम डायरेक्ट मैसेज और कैरियर को यूज करके नहीं करने वाले हैं। अभी तक जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उसमें हमारे पास इनपुट पे मैसेज और कैरियर होता था और हम कुछ चेंजेस करके आउटपुट पे अपना रिक्वायर्ड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट कर लेते थे। यहाँ पे इनपुट पे हम सबसे पहले मैसेज और कैरियर को यूज करके एक NBFM यानी नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करेंगे और फिर उसको उसके पैरामीटर्स को चेंज करके हम WBFM पे जाएंगे, यानी वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव डायरेक्टली मैसेज और कैरियर से नहीं बना के NBFM के पैरामीटर को चेंज करके बनाया जाएगा। इसीलिए इस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। और आर्मस्ट्रांग मेथड क्यों? आर्मस्ट्रांग इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट जो थे आर्मस्ट्रांग, जिनके नाम के ऊपर यह मेथड पड़ा है। तो अगर मैं इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो बेसिकली 3 ब्लॉक्स हैं इसमें। पहला ब्लॉक है NBFM मॉड्यूलेटर, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर और तीसरा है मिक्सर। और हम एक काम करेंगे, हम एक एक करके इन तीनों ब्लॉक्स को पढ़ लेंगे और जैसे ही हम ये कंप्लीट स्टडी कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NBFM मॉड्यूलेटर से। NBFM मॉड्यूलेटर होता क्या है? तो हमने FM के बिगिनिंग में ही पढ़ा था कि FM का जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है वो होता है AC cos 2π fct प्लस 2π kf इंटीग्रेशन m of t dt। और अगर मैं सिंगल टोन मैसेज की बात करूं यानी mt की जगह am cos 2π fmt रख दूं तो हमारा इक्वेशन बन जाता है SFM of t इज इक्वल टू AC cos 2π fct प्लस बीटा साइन 2π fmt। और इस इक्वेशन को भी हमने आपका ओपन किया था और हमने आपका अप्रोक्सीमेशन लगाया था दैट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे अभी 1 से छोटी ले रहे हैं, NBFM की बात कर रहे हैं। सो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये सब करके हमने आपका एक NBFM का इक्वेशन डिराइव कर लिया था कि NBFM का इक्वेशन आता है AC cos 2π fct माइनस AC साइन 2π fct इंटू बीटा साइन 2π fmt। यह टॉपिक हम यहाँ तक आपका लास्ट लेक्चर में ही, प्रीवियस लेक्चर्स में ही जब NBFM पढ़ रहे थे तो यहाँ तक हम आ चुके थे। तो एक NBFM मॉड्यूलेटर का एम क्या होगा? एक NBFM मॉड्यूलेटर का एम ये होगा कि अगर उसके इनपुट पे मैं मैसेज सिग्नल MT यानी AM cos 2π fmt और कैरियर सिग्नल CT जो कि जनरली हम AC cos 2π fct लेते हैं, अगर इनपुट पे मैं MT और CT देता हूं तो हमारा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट पे आपका ये नैरो बैंड FM का इक्वेशन जनरेट हो जाना चाहिए। यह हमारा टारगेट होगा। अब अगर मैं इस NBFM की बात करूं तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट तो आपका कैरियर सिग्नल है, साफ साफ दिख रहा है। दूसरा कंपोनेंट अगर मैं देखूं तो यहाँ साइन 2π fct को साइन 2π fmt से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यानी क्या मैं कह सकता हूं एक 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर सिग्नल को एक 90 डिग्री फेज शिफ्टेड मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। यानी अगर मैं एक 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर सिग्नल और 90 डिग्री फेज शिफ्टेड मैसेज सिग्नल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक कैरियर सिग्नल में से घटा दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा NBFM आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो एक बार ये काम करने की कोशिश करते हैं रियल सर्किट्स के हिसाब से। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जानते हैं कि किसी भी दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करने के लिए हम DSB-SC मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। अगर उसके इनपुट पे MT और CT है तो आउटपुट पे MT इंटू CT हो जाएगा।
मगर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्या हमें यहाँ पे इनपुट पे एम्प्टी देना है? नहीं, हमें 90 डिग्री फेज शिफ्टेड मैसेज सिग्नल चाहिए ना, साइन 2πfmt। अब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कैसे दे सकते हैं? तो कई तरीके हैं 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देने के लिए, या तो आप हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यूज कर लो या तो इंटीग्रेटर यूज कर लो। तो मैंने यहाँ पे मान लो एमटी को इंटीग्रेट कर दिया, तो एमटी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो इंटीग्रेटेड एम ऑफ टी है ये आपका हो जाएगा साइन 2πfmt। एम कॉस 2πfmt का इंटीग्रेशन आपका साइन 2πfmt हो गया। अब एक टर्मिनल पे एमटी के बजाय हमने इंटीग्रेशन एमटी दे दिया, दूसरे टर्मिनल पे हमें क्या चाहिए? दूसरे टर्मिनल पे भी हमें कैरियर सिग्नल नहीं चाहिए, 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर सिग्नल चाहिए। तो कैरियर सिग्नल को 90 डिग्री फेज शिफ्टर से पास कर दिया, यानी ये भी बेसिकली आपका एक इंटीग्रेटर ही है, और ये मैंने DSB-SC के दूसरे इनपुट पे दे दिया। यानी DSB-SC मॉड्यूलेटर, जिसको कई बार प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी कहते हैं, उसका काम यह होता है कि जो भी उसके इनपुट पे दो वेव आए उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे दे। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इसीलिए एक इनपुट पे मैंने मैसेज सिग्नल एक इंटीग्रेटर से पास करके यानी 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके, और दूसरे इनपुट पे कैरियर सिग्नल 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके मैंने दे दिया। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा यह हमारा सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। अब NBFM जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? NBFM जनरेट करने के लिए इस सेकंड कंपोनेंट को मुझे घटाना है, किससे? कैरियर सिग्नल से। यानी AC cos 2πfct, ये जो कैरियर सिग्नल है, इसमें से अगर मैं इस आउटपुट को घटा दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, CT को यहाँ से ले गए, ऐड किए इस समर पे, और ये जो DSB-SC का आउटपुट था इसको घटा दिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा NBFM मॉड्यूलेटर। तो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी आर्मस्ट्रांग मेथड में दिखाया, हमारे पास कुल मिला के 3 कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट था NBFM मॉड्यूलेटर, दूसरा था आपका फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लायर, और तीसरा था आपका मिक्सर। NBFM मॉड्यूलेटर, मल्टीप्लायर एंड मिक्सर। तो NBFM मॉड्यूलेटर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एमटी हो गया मैसेज सिग्नल, और ये हो गया CT, और इसको हमने NBFM मॉड्यूलेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक NBFM नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स जनरेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम देंगे एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, और उसके बाद देंगे मिक्सर में। अब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में और मिक्सर में देने के पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज रख के समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज रख के समझाने की कोशिश करता हूँ। बाद में इसको हम जनरलाइज भी कर लेंगे, साइमल्टेनियसली हम इसको बाद में जनरलाइज भी कर लेंगे, तो समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से समझने में आसानी होगी इनके कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए, मान लीजिए हम एक FM सिग्नल चाहते हैं जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी 91.2 मेगाहर्ट्ज हो। ये कोई एक रेडियो चैनल है जो 91.2 मेगाहर्ट्ज पे चलता है, तो मैं इसको जनरेट करना चाहता हूँ। तो मेरा जो FM सिग्नल है उसकी रिक्वायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो 91.2 मेगाहर्ट्ज है, और डेल्टा F की वैल्यू यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू आपकी 75 किलोहर्ट्ज है। ये हम चाहते हैं। अब ये हम चाहते हैं तो हमें इनपुट पे क्या मिलेगा? इनपुट पे हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा, कैरियर सिग्नल मिलेगा। तो इनपुट पे जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो आपका 50 हर्ट्ज का है, जो कि बहुत छोटा है। बिल्कुल, मैसेज हम 0 से 300 से 3400 की हर्ट्ज के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ मैंने 50 हर्ट्ज ले लिया। बीटा की वैल्यू मैंने इनिशियली 0.5 लिया है। 0.5 क्यों लिया है? क्योंकि NBFM मॉड्यूलेटर के लिए बीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 से छोटी होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने बीटा की वैल्यू 0.5 ले लिया। और इनिशियली जो कैरियर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो हमें 200 किलोहर्ट्ज गिवन है। तो अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी आपने 200 किलोहर्ट्ज पे दिया है यह कन्वर्ट हो जाए 91.2 मेगाहर्ट्ज पे। साथ में ही यहाँ से अगर मैं डेल्टा F निकालूं तो हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू डेल्टा F इंटू FM, तो यहाँ से हम डेल्टा F की वैल्यू 25 हर्ट्ज निकलेगा। तो ये जो डेल्टा F 25 हर्ट्ज है ये भी कन्वर्ट हो जाए आपका 75 किलो हर्ट्ज पे। ये दो चीज हम चाहते हैं। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज पे हो वो बढ़ के 75 किलो हर्ट्ज पे हो जाए, जो फ्रीक्वेंसी 200 किलो हर्ट्ज पे थी वो बढ़ के 91.2 मेगाहर्ट्ज हो जाए। यानी बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी फैक्टर से, इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज किया जाता है। ठीक है,
चलिए तो एक बार इसको फिर से समझ, जो मैंने समझाया उसको देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये मैंने बता दिया। चलिए NBFM मॉड्यूलेटर FC1 इज 200 किलो हर्ट्ज, डेल्टा एफ इज 25 हर्ट्ज, ये हमें गिवन है। और हमें जो रिक्वायर्ड है डेल्टा एफ को 25 हर्ट्ज से 75,000 हर्ट्ज यानी 75 किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करना, यानी 3000 टाइम्स मल्टीप्लायर की जरूरत है, यह हम चाहते हैं। तो अब ये जो 3000 टाइम्स मल्टीप्लायर है यह कैसे जनरेट किया जाता है। तो मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, सेकंड कंपोनेंट। तो मल्टीप्लायर जनरेट करना काफी आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज करना है। स्क्वायर लॉ डिवाइस यानी कौन सा, हमारा डायोड जो हमने पढ़ा था उसको हमें लीनियर रीजन में, आपको इसको हमें स्क्वायर लॉ रीजन में यूज कर लेना है। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या होता है, अगर इनपुट पे आपने V1T दिया तो आउटपुट पे जो V2T आता है वो आपका बहुत सारा, यानी हर एक पावर का कॉम्बिनेशन होता है। A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर प्लस A3 V1 क्यूब प्लस A4 V1 टू द पावर 4 प्लस A5 V1 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। बट कंडीशन ये होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ये जो कोएफिशिएंट होता है A4 A5 आगे में AN, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होते जाती है। साथ में ही क्योंकि हम मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट में डील करते हैं वोल्टेज की वैल्यू, तो उनका भी टू द पावर 4 वैल्यू बहुत छोटे होते जाता है। तो जनरली अगर आप प्रैक्टिकल सर्किट की बात करो तो A1 A3 V1 क्यूब के बाद जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि A4 A5 A6 की वैल्यू बहुत छोटी होती है, और क्योंकि V1 आपका माइक्रो वोल्ट या मिली वोल्ट में होता है तो उनका भी टू द पावर 4 और छोटा हो जाता है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो आइडियली। ठीक है, तो अब यहां से हमारा जो आउटपुट आ सकता है वो क्या क्या आ सकता है जरा देखते हैं। मान लो अगर इनपुट पे मैंने V1T की वैल्यू a cos थीटा रखा, तो V2T की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले में पुट करें तो A1 cos थीटा प्लस A2 a cos थीटा स्क्वायर प्लस A3 a cos थीटा होल क्यूब प्लस AN a cos थीटा टू द पावर n। अब अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखूं तो ये आपका थीटा पे है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर आप देखो तो उसमें एक 2 थीटा का टर्म होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर ए कॉस थीटा क्यूब को एक्सपेंड करो तो ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा, उसमें अगर आप देखोगे तो एक 3 थीटा का टर्म आएगा, और आगे भी जो 4 थीटा 5 थीटा का टर्म्स आएंगे वो टर्म्स का आपका, क्योंकि कोएफिशिएंट A4 A5 बहुत छोटा होगा इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर मुझे एक डबलर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं बस ये वाला कंपोनेंट पास कर लूंगा, यानी स्क्वायर लॉ डिवाइस के आगे में मैं एक फिल्टर यूज करूंगा, और ये फिल्टर क्या करेगा 2 थीटा पे सेंटर्ड होगा, तो वो हमारा सिर्फ cos 2 थीटा का कंपोनेंट ला देगा। अगर मुझे एक ट्रिपलर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो फिल्टर होगा वो 3 थीटा पे सेंटर्ड होगा, और वो काफी आसानी से आपका वापस हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर जनरल सर्किटरी की बात की जाए, एक मिनट, हाँ, तो ड्यू टू द restriction of these coefficients A1 A2 A3 and the voltages which we are using are of very small amplitude, that is in millivolt to microvolt, जो सर्किट हम यूज करते हैं वो हम डबलर या ट्रिपलर तक ही रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हम यूज करते हैं वो या तो डबलर यूज करते हैं या तो ट्रिपलर यूज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब मान लो मेरे को आपका 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं 5 डबलर यूज कर दूंगा। अगर मेरे को मान लो 96 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 डबलर और उसके आगे में एक ट्रिपलर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 32 इंटू 3 96 टाइम। यानी जो भी कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए अब मैं सिर्फ डबलर और ट्रिपलर को यूज करके ही जनरेट करूंगा। ऐसा क्यों, यह हमने यहां से देखा, क्योंकि डबलर और ट्रिपलर हम स्क्वायर लॉ डिवाइस से प्राप्त करते हैं, और उनका जो कोएफिशिएंट होता है A4 A5 की वैल्यू वो काफ़ी छोटी होती है, इसीलिए ट्रिपलर के आगे की जो वैल्यूज होती हैं वो एक्सट्रैक्ट कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका दूसरा पार्ट, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, जो हमने सीखा था, जो हमने देखा था आपका इनडायरेक्ट मेथड के सबसे पहले बिगनिंग में ब्लॉक डायग्राम में, कि सबसे पहला था NBFM मॉड्यूलेटर जो हमने सीख लिया, दूसरा आया हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर जो मैंने अभी बताया। अब जो तीसरा कंपोनेंट है वो है मिक्सर। अब इस मिक्सर का क्या काम होता है और ये मिक्सर होता क्या है यह समझते हैं।
तो अभी तक हमने यह देख लिया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी एक कैरियर फ्रीक्वेंसी 91.2 मेगाहर्ट्ज पे एक एफएम वेव विथ अ डेल्टा एफ 75 किलोहर्ट्ज जनरेट करने के लिए हमें जो डेल्टा एफ है उसको 25 हर्ट्ज से 75,000 हर्ट्ज पे ले जाना है। यानी बेसिकली यह कहा जा रहा है कि हमें एक 3000 टाइम्स मल्टीप्लायर की जरूरत है। अब 3000 टाइम्स मल्टीप्लायर हम कैसे ला सकते हैं? तो ये मैं लिख सकता हूं 2 to the power 10 इंटू 3। जरा देखो 2 to the power 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1024 इंटू 3 इज इक्वल टू 3072, यानी अप्रोक्सीमेटली 3000 ला सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं ला सकते हैं। तो मैं 10 डबलर और एक ट्रिपलर यूज करूंगा अपने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में। अब अगर मैंने ये 10 डबलर और ट्रिपलर एक ही बार यूज किया तो क्या प्रॉब्लम होगा, जरा सोच समझने की कोशिश करते हैं। यानी बेसिकली मान के चलते हैं ये हमारा 3000 टाइम्स मल्टीप्लायर है ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा? 3000 इंटू 200 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा हमारा FC2, क्योंकि जो जो इनपुट पे फ्रीक्वेंसी दे रहे हो सारे फ्रीक्वेंसी को वो तो मल्टीप्लाई करेगा। तो सबसे पहले 2 इंटू 3 600, 6 इंटू 6 पे 50 इंटू किलोहर्ट्ज, तो ये हो जाएगा आपका 600 मेगाहर्ट्ज के बराबर FC2। और अगर डेल्टा एफ को मल्टीप्लाई करोगे 25 हर्ज इंटू 300 हर्ज, तो डेल्टा F2 जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 75 किलो हर्ज। यानी डेल्टा F2 जो है 75 किलो हर्ज, ये तो हमारा आ गया जो हम चाहते थे, मगर प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम हमारा यहाँ आया। क्या हम 600 मेगा हर्ज पे कैरियर फ्रिक्वेंसी चाहते हैं? नहीं, कैरियर फ्रिक्वेंसी तो हम 91.2 मेगा हर्ज पे चाहते हैं, 600 मेगा हर्ज पे नहीं चाहते हैं। यानी अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम यह आ रहा है कि जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर अगर हम एज इट इज यूज कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 3000 है, तो जो डेल्टा एफ है फ्रीक्वेंसी डेविएशन वो तो सही 60 आपका मल्टीप्लाई हो जा रहा है जो हमें रिक्वायर्ड है, मगर कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ेंगे आपका मिक्सर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्सर का कॉन्सेप्ट। एक बार जो चीज़ मैंने आपको बताया उसको देख लीजिए, सेम चीज़ स्लाइड में भी है। हाँ, तो जैसा कि हमें 3000 टाइम्स मल्टीप्लायर चाहिए, यानी 10 डबलर और 1 ट्रिपलर चाहिए। तो अब हम किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं इसको? हम 6 डबलर एक बार यूज़ करेंगे, यानी 2 to the power 6 64 एक बार यूज़ करेंगे, एंड 2 to the power 4 इंटू 3 48 एक बार यूज़ करेंगे। दो पार्ट में इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? इंटू 64 मल्टीप्लायर इंटू 48 मल्टीप्लायर, और बीच में एक मिक्सर को यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो डेल्टा एफ है वो तो सही आ जाएगा, अबाउट में 75 किलो हर्ट्ज, दैट इज एग्जैक्टली 76.8 किलो हर्ट्ज, मगर जो FC2 है वो बढ़ के हमारा 614.4 मेगा हर्ट्ज आ जाएगा, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट 91.2 मेगा हर्ट्ज ही है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो डायरेक्टली 3000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो न करके इन दोनों के बीच में एक सर्किट यूज करेंगे। उस सर्किट का नाम है हमारा मिक्सर। ठीक है, तो अब मिक्सर क्या करता है, मिक्सर के बारे में समझते हैं। अगर मैं मिक्सर को एक सिंपल सिंगल लाइन में डिफाइन करूं तो मैं यह कहूंगा, इट फाइंड्स द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज which are comparable with the input frequencies and passes other frequencies as it is। एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर वापस इस डेफिनेशन पे आते हैं, क्लियर हो जाएगा। मिक्सर के इनपुट पे मैंने दो फ्रीक्वेंसी दिया, एक 9 मेगा हर्ट्ज पे और एक 10 मेगा हर्ट्ज। ये इनपुट है हमारा। इनपुट पे मैंने दो फ्रीक्वेंसी दिया, एक 10 मेगा हर्ट्ज का और एक 10 किलो हर्ट्ज का। और ये जो मिक्सर मैंने डिज़ाइन किया है वो 9 मेगा हर्ट्ज के हिसाब से डिज़ाइन किया है, यानी ये मिक्सर का ही सर्किटरी है। एक 9 मेगा हर्ट्ज पे ये मिक्सर हमारा काम कर रहा है। अब इसके इनपुट पे दो फ्रीक्वेंसी आ रही हैं। एक फ्रीक्वेंसी है एक वेव है आपका 10 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा है 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा, मिक्सर ये करता है कि जो फ्रीक्वेंसी इसके सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी के कंपेरेबल है उसका डिफरेंस निकाल देता है। यानी 10 मेगा हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट वो आपका 10 - 9 1 मेगा हर्ट्ज निकाल देगा, और जो उसके कंपेरेबल नहीं है उसको एज इट इज पास कर देता है। यानी जो 10 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज पास कर देगा, 10 किलो हर्ट्ज ही रहने देगा। यानी
क्योंकि हमारा मिक्सर यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी 9 मेगाहर्ट्ज पे सिचुएटेड है, इसीलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उससे वो डिफरेंस करके आउटपुट दे देगा, और जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है क्योंकि किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज से बहुत छोटा होता है वो एज इट इज पास हो जाएगा। तो यह काम होता है मिक्सर का, वही यहाँ लिखा हुआ है। इट फाइंड्स द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आर कॉम्परेबल। वो फ्रीक्वेंसी जो आपस में कॉम्परेबल होते हैं उसका डिफरेंस निकाल देता है, अदरवाइज बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज को एज इट इज पास कर देता है। यह काम होता है मिक्सर का। तो अब अगर अपने इस सर्किट में 64 मल्टीप्लायर और 48 मल्टीप्लायर के बीच में मैं एक मिक्सर यूज कर रहा हूं, और मिक्सर की जो मैं सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी रख रहा हूं 10.9 मेगाहर्ट्ज रख रहा हूं। अब आप ये पूछ सकते हैं सर 10.9 मेगाहर्ट्ज कैसे लिखा आपने, तो वो मैं थोड़े देर में आपको डिराइव करके दिखा दूंगा, और एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी बस समझ लो कि मैंने कैरियर फ्रीक्वेंसी मिक्सर का 10.9 मेगाहर्ट्ज लाया, तो आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले जो NBFM का मॉड्यूलेटर का 200 किलोहर्ट्ज था FC1, वो आपका 64 से मल्टीप्लाई करके 12.8 मेगाहर्ट्ज हो चुका है। सिमिलरली जो डेल्टा एफ NBFM का 25 हर्ट्ज था वो भी 64 से मल्टीप्लाई करके 16 हर्ट्ज हो चुका है, 1600 हर्ट्ज हो चुका है। अब ये मिक्सर क्या करेगा, क्योंकि ये मेगा हर्ट्ज पे सिचुएटेड है इसीलिए ये 12.8 में से 10.9 घटा देगा और 1600 को एज इट इज पास कर देगा। यानी मिक्सर के आउटपुट पे अगर आप देखो तो ये 1600 हर्ट्ज एज इट इज आ जाएगा, मगर ये 12.8 में से 10.9 घट के 1.9 मेगा हर्ट्ज आएगा। ये मिक्सर का आउटपुट होगा। अब ये जो मिक्सर का आउटपुट होगा ये हमने 48 मल्टीप्लायर पे किया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1.9 इंटू 48 दैट इज 91.2 मेगाहर्ट्ज, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। और डेल्टा एफ का आउटपुट क्या होगा 1600 इंटू 48 76,800 यानी 75 किलोहर्ट्ज, ये भी हमारा रिक्वायर्ड था। तो इस तरीके से हम अपना रिजल्ट ला सकते हैं। बस एक छोटा सा कंपोनेंट मिक्सर अगर मैं अपने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स के बीच में लगा दूं इंटू 64 और इंटू 48 के बीच में, ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। एक बार इस कॉन्सेप्ट को मैं शुरू से रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट हो पूरा वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा सर्किट देख सकते हैं, सारे ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं शुरू से जल्दी से में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में ये चीज़ हमें गिवन था, ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड था कि आपको एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करना है जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी 91.2 मेगाहर्ट्ज है, और उसका जो डेल्टा एफ यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो 75 किलोहर्ट्ज होना चाहिए। और गिवन क्या था, गिवन था हमारे पास FM यानी मैसेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, बीटा 0.5 क्यों, जो 1 से छोटा क्योंकि NBFM मॉड्यूलेटर यूज़ किया हमने, और FC1 यानी इनिशियल कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इस CT की कैरियर फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज के बराबर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको NBFM मॉड्यूलेटर से पास किया, तो एक हमें NBFM मॉड्यूलेटेड वेव मिल गया जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज और जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बीटा डेल्टा एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू FM दैट इज 25 हर्ट्ज के बराबर मिला। अब यहाँ से हमने देखा कि जो रिक्वायर्ड काम है वो बेसिकली यही है कि इस 25 हर्ट्ज को मेरे को 75 किलो हर्ट्ज पे ले जाना है और इस 200 किलो हर्ट्ज को मेरे को 91.2 मेगा हर्ट्ज पे ले जाना है। यानी बेसिकली 75 किलो हर्ट्ज बटा 25 हर्ट्ज यानी 3000 मल्टीप्लायर यूज करना है। अब हमने पढ़ा कि जो मल्टीप्लायर है वो या तो हम डबलर या तो ट्रिपलर यूज कर सकते हैं। अब अगर टोटल का टोटल 1072 मल्टीप्लायर में डायरेक्टली कर दूं तो दिक्कत ये हो रहा था कि ये 200 किलो हर्ट्ज 600 मेगा हर्ट्ज हो जा रहा था। इसीलिए मल्टीप्लायर को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक इंटू 64 और एक इंटू 48। और जैसे ही इंटू 64 मल्टीप्लायर किया उसके बाद मैंने मिक्सर यूज कर लिया। अब मिक्सर का काम क्या है, मिक्सर का काम यह है कि जो भी उसके इनपुट पे फ्रीक्वेंसी उसके सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी के अराउंड आएगा उसका वो डिफरेंस कर देगा, और जो उससे बहुत दूर बहुत छोटा होगा उसको वो एज इट इज पास कर देगा। यानी कि ये 1600 हर्ट्ज क्योंकि बहुत छोटा आ रहा था इसलिए 1600 हर्ट्ज एज इट इज पास हो गया, मगर क्योंकि ये 12.8 मेगा हर्ट्ज इंटू 64 मल्टीप्लायर का आउटपुट 10.9 मेगा हर्ट्ज के काफी करीब आ रहा था, इसीलिए जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हुई मिक्सर की वो हो गई 1.9 मेगा हर्ट्ज। अब इसको मैंने इंटू 48 मल्टीप्लायर से दिया
तो हमने देखा हमारा आउटपुट कैरियर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड 91.2 मेगाहर्ट्ज एंड डेल्टा एफ इज अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड 76,800 हर्ट्ज के बराबर हो गया। तो हमारा आपका WBFM वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझाया है, तो अब इन एग्जाम्पल्स को मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरीके से, तो हमने एक मल्टीप्लायर यूज किया 3072 टाइम्स, उसको दो पार्ट में बांटा था 64 इंटू 48। तो इसको मैं बोल रहा हूँ N1 एंड N2, यानी हमारा जो टोटल मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो N1 इंटू N2 के बराबर हो जाएगा। N1 को हमने यहाँ 64 और N2 को हमने यहाँ 48 लिया। और जो हमारा डेल्टा एफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा था 25 इंटू 64 इंटू 48। तो उसको हम क्या कह सकते हैं 25 इंटू N1 इंटू N2। और डेल्टा एफ क्या है बीटा इंटू एफ एम इनिशियली। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ इज इक्वल टू N1 इंटू N2 दैट इज 64 इंटू 48 इंटू डेल्टा F1। ये तो आपको गिवन था ना क्वेश्चन में, क्योंकि बीटा और एफ एम गिवन था तो डेल्टा F1 आपको गिवन था। तो ये टर्म आप लिख सकते हो N1 इंटू N2 इंटू डेल्टा F1 इज इक्वल टू डेल्टा F फाइनल। अगर यहाँ देखिए तो आपको डेल्टा F की वैल्यू भी पता है, डेल्टा F1 की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से आप N1 N2 काफ़ी आसानी से निकाल सकते थे। तो पहला चीज़ हमारा क्लियर हो गया। मगर ध्यान दीजिए अभी आप N1 इंटू N2 निकाल सकते थे, इंडिविजुअली N1 और N2 नहीं निकाल सकते हो। तो इंडिविजुअली 64 और 48 ही क्यों लेना है, अब इसकी बात करते हैं। तो उसके लिए जरा बात करते हैं FC2 और FC3 को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो FC2 क्या था 200 इंटू 64। तो 200 तो चलो पहले गिवन था, 64 क्या है N1, यानी FC2 आपका क्या था N1 इंटू FC1। FC1 पहले जो गिवन था मल्टीप्लाइड बाई, इसको तो N1 मान लिया है ना हमने, मल्टीप्लाइड बाई N1, ये हमारा FC2 हो जाएगा। अब FC क्या है, जो रिक्वायर्ड FC आ रहा है वो, ये तो पक्का है हमें 91.2 मेगाहर्ट्ज के बराबर है, ये तो हमें पक्का है कि 91.2 मेगाहर्ट्ज के बराबर है। तो मैं क्या लिख रहा हूं 91.2 मेगाहर्ट्ज कैसे आया, जब मैं 1.9 को N2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो जाके आया। यानी मैं यह लिख सकता हूं FC इज इक्वल टू, ये देखिए 42 हो गया N2। अब ये 1.9 कैसे आया जरा सोचो, ये 1.9 आपका 12.8 में से 10.9 घटाए तभी तो आया, 12.8 में से 10.9 घटाए तभी तो आया, यानी FC2 में से FC3 घटाए तभी आया। और FC2 का फॉर्मूला हमने लिखा है N1 FC1, यानी क्या मैं लिख सकता हूं 1.9 इज नथिंग बट FC2 माइनस FC3 और N1 FC1 माइनस FC3, वही मैंने यहां लिख दिया N1 FC1 माइनस FC3। तो ये जो तीन रेड बॉक्स आप देख रहे हो ये तीनों आपके डिजाइन इक्वेशन है, इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा आपका N1 N2 और FC3 की जो वैल्यूज, इन तीनों को सेटिस्फाई करेगी। N1 N2 यानी 64, 48 और 10.9 मेगाहर्ट्ज, वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इन तीनों डिजाइन इक्वेशंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व करते जाओगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट आते जाएगा। इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, सॉल्व करेंगे तो काफी आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। अब सेम ब्लॉक डायग्राम तो हमें क्लियर है कि ब्लॉक डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होगा। मैसेज और कैरियर इनपुट पे इनडायरेक्ट आर्मस्ट्रांग मेथड इनडायरेक्ट मेथड है, इसीलिए सबसे पहले एनबीएफएम मॉड्यूलेटर यूज करेंगे। जो आउटपुट आएगा उसे मुझे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए पहले N1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिक्सर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर N2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या क्या पता करना है, अभी N1 की वैल्यू पता करनी है, N2 की वैल्यू पता करनी है, और ये मिक्सर कहाँ पे सेंटर्ड है FC3 ये हमें पता करना है। गिवन क्या क्या है हमें, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिजाइन एन आर्मस्ट्रांग इनडायरेक्ट एफएम मॉड्यूलेटर टू डिजाइन एन एफएम सिग्नल विथ कैरियर फ्रीक्वेंसी 97.3 मेगाहर्ट्ज, यानी जो आउटपुट पे आना चाहिए वो हमारा 97.3 मेगाहर्ट्ज आना चाहिए। एंड डेल्टा एफ इज इक्वल टू 10.24, यानी जो आउटपुट डेल्टा एफ हमारा आना चाहिए वो 10.24 किलो हर्ट्ज के बराबर आना चाहिए। एनबीएफएम जनरेटर ऑफ FC1 20 किलो हर्ट्ज, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 20 किलो हर्ट्ज। एंड डेल्टा एफ इक्वल टू 5 हर्ट्ज, और डेल्टा एफ भी आपको गिवन है, यहाँ पे डेल्टा एफ भी आपको गिवन है डायरेक्टली 5 हर्ट्ज के बराबर, इज अवेलेबल। ओनली फ्रीक्वेंसी डबलर्स कैन बी यूज एज मल्टीप्लायर, ट्रिपलर भी यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ डबलर ही यूज करना है मल्टीप्लायर में।
Additionally, a local oscillator with adjustable frequency between 400 and 500 किलोहर्ट्ज is readily available. यानी ये जो FC3 है ये आपका 400 से 500 किलोहर्ट्ज के बीच में होगा, यही तो बोल रहा है, इज रेडिली अवेलेबल, ठीक है, फॉर फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग। और आपसे बोला जा रहा है कि N1, N2 और FC3 की मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो चीज मैंने लिखा उसी चीज को यहाँ पे भी लिख दे रहा हूं वापस से, इसको मिटा देते हैं, स्लाइड में देख लेते हैं, सेम चीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हमने सबसे पहले डिकोड किया तो पता चला FC 97.3 है, डेल्टा F 10.24 है, FC1 20 किलोहर्ट्ज है, NBFM का जो आउटपुट है वो आपका 20 किलोहर्ट्ज है, डेल्टा F1 आपका 5 हर्ट्ज है, और FC3 आपका 400 से 500 किलोहर्ट्ज के बीच में है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमने डिजाइन इक्वेशन देखा था, डिजाइन इक्वेशन के हिसाब से जो फाइनल डेल्टा F होगा वो हम देख भी रहे हैं N1 इंटू N2 इंटू FC1 के बराबर होगा। डेल्टा F इज इक्वल टू N1 इंटू N2 इंटू डेल्टा F1, सॉरी डेल्टा F1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम आपका N1 इंटू N2 निकाल सकते हैं। N1 इंटू N2 क्या हो जाएगा, 10.24 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 10240 बाई 5 इज इक्वल टू 2048 2 टू द पावर 11। N1 N2 की वैल्यू हमारी आ गई आपकी 2 टू द पावर 11 के बराबर। यहाँ तक हम क्लियर हो गए कि ये जो दोनों मल्टीप्लायर होगा ये 2 टू द पावर 11 के बराबर होगा मल्टीप्लाई करके। इंडिविजुअली क्या आएगा वो पता करने के लिए मुझे अभी यह इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं तो कैरियर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड हो गया 97.3 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो N2 इंटू N1 इंटू FC1, सो NT इंटू N1 इंटू 20,000, FC1 तो हमें पता है ना 20 किलोहर्ट्ज, इंटू FC1 माइनस N2 इंटू FC3, यह हमें पता करना है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो इस पोर्शन को इधर ले जा सकता हूं क्योंकि N2 इंटू N1 की वैल्यू पता है 2 टू द पावर 11, और इसको इधर ले आ सकते हैं। तो यहां से मैं FC3 और N2 के बीच में एक इक्वेशन निकल जाएगा, FC3 इज इक्वल टू 2 टू पावर 11 इंटू 20,000 माइनस 97.3 इंटू 10.6 बाई N2। अब आपको क्या करना है, अब आपको N2 की वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि वो सिर्फ डबलर हो, यानी क्या हो सकता है 2, 4, 8, 16, 32, सिर्फ डबलर ही यूज करना है हमको, यानी इनमें से कुछ वैल्यू यूज करना है मेरे को। और कहां तक मैक्सिमम जा सकते हैं, जो 2 टू द पावर 11 तक जा सकते हैं। अब इसकी वैल्यू इस तरीके से अगर आप रखोगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के चेक करोगे कि FC3 की जो वैल्यू आए वो 400 से 500 के बीच में आए। जहां पे ऐसा आएगा, एक ही वैल्यू आएगा जहां FC3 की वैल्यू 400 से 500 के बीच में आएगी और वहां पे आपकी N2 की कोई वैल्यू इनमें से एक वैल्यू आ जाएगी। आगे भी जा सकता है 512, 1024 और 2048 तो हो नहीं सकता क्योंकि N1 कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। यानी इन वैल्यूज में सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करते चलोगे N2 की, तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां FC3 आपका 400 से 500 किलोहर्ट्ज के बीच में होगा, तो वहां से आपको N2 निकल जाएगा। जैसे ही N2 निकला तो 2 टू द पावर 11 से उसको डिवाइड कर दोगे तो N1 निकल जाएगा, और FC3 तो आपको इसी इक्वेशन से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक NBFM को डिजाइन करना है, एक WBFM मॉड्यूलेटर को यूजिंग आर्मस्ट्रांग मेथड डिजाइन करना रहता है। तो यह आपका कॉन्सेप्ट था। अब आपको करना क्या है कि इस FC3, N2 और N1 की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं आप में से कितनों ने यह कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझा और सही सही सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका आर्मस्ट्रांग मेथड। तो अभी तक हमने मॉड्यूलेशन पढ़ लिया, यानी जनरेशन ऑफ एन एफएम में पढ़ा। सबसे पहले डायरेक्ट पढ़ा था हार्टले ऑसिलेटर से, और दूसरा हमने आपका इनडायरेक्ट मेथड यानी आर्मस्ट्रांग मेथड से पढ़ा। अब डिमॉड्यूलेशन की बात करते हैं। तो एफएम डिमॉड्यूलेशन टोटली हम 3 टाइप का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला डिमॉड्यूलेशन तो डायरेक्टली डिफरेंशिएटर से किस तरीके से करेंगे वो सीखेंगे, दूसरे में हम स्लोप डिटेक्टर पढ़ेंगे, और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फेज लॉग लूप, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिमॉड्यूलेशन भी कंप्लीट कर लेंगे और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर लेंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो शुरू के क्लास में मैंने कुछ इस तरीके के वेव्स यूज किए थे। तो हम जानते हैं कि एफएम का जो इक्वेशन होता है AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT होता है,
और यहाँ पे मैंने अभी बीटा की वैल्यू 0 से 1 या 1 से बड़ी नहीं बोली है, तो ये जनरलाइज इक्वेशन है, यानी एनबीएफएम और डब्ल्यूबीएफएम दोनों को सिग्निफाई कर रहा है। ये हमारा एफएम का इक्वेशन होता है और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने मैटलैब पे प्लॉटिंग करके आपको दिखाया था। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, और इस इक्वेशन से ये हमारा एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, यहां से मैं मैसेज सिग्नल को वापस चाहता हूं, यानी मैसेज सिग्नल हमारा क्या है, am cos 2 pi fmt है ना, यानी ये जो अंदर वाला पार्ट है वो हम बाहर चाहते हैं, सिर्फ अंदर वाला पार्ट sin 2 pi fmt, और उसको भी आपको इंटीग्रेट करके रिजल्ट चाहते हैं आउटपुट में। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस एफएम को डिफरेंशिएट कर दूं तो रिजल्ट क्या होगा, जरा सोचते हैं। तो अगर मेरा इक्वेशन ac cos 2 pi fct प्लस 2 pi kf इंटीग्रेशन m of t dt है, और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ac cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है ac sin थीटा, सो ac इंटू साइन, और थीटा तो एज इट इज आ गया, उसके बाद अंदर वाले पार्ट को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहां से आ जाएगा 2 pi fc, यहां से आ गया 2 pi fc प्लस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और यहां से आ जाएगा 2 pi kf mt, 2 pi kf mt। यानी ये जो डिफरेंशिएटेड आउटपुट है, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसका इक्वेशन जो है, अगर मैं बाहर वाले टर्म को एक तरफ लिख लूं कांस्टेंट को, तो AC इंटू 2 pi fc प्लस 2 pi kf mt होल मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 pi fct प्लस 2 pi kf इंटीग्रेशन mt dt। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यह जो पोर्शन है, यह पोर्शन आपका इस साइन थीटा का, यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव साइन 2 pi fct प्लस 2 pi kf mt का एनवेलप है। यह वाला पोर्शन जो है, यह इसका आपका एनवेलप है, हम कह सकते हैं ये पोर्शन आपका साइन थीटा का एनवेलप है। तो इसीलिए इसको अगर मैं सिंपली एनवेलप डिटेक्टर से आउटपुट में पास कर दूं तो यह आउटपुट हमारा आ जाएगा। और अगर इस एम्पलीट्यूड पे देखो, इस एनवेलप डिटेक्टर के एनवेलप पे देखो, तो आपका कुछ नहीं, मैसेज सिग्नल ही तो बैठा हुआ है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊं आपको, तो यह हमारा मैसेज सिग्नल था और ये डिफरेंशिएटेड सिग्नल था, यानी इस सिग्नल को अगर मैं प्लॉट करूं मैटलैब में जाके, तो आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा। और आप देख सकते हो जो इन्वेलप है हमारा, इन्वेलप हमारा कुछ नहीं, मैसेज सिग्नल ही है, जो ऊपर वाला मैसेज सिग्नल है वही हमारा इन्वेलप बन रहा है। यानी डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल यूजिंग डिफरेंशिएटर इज अ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, काफी सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप समझ सकते हो। आपको करना क्या है, एफएम सिग्नल को एक डिफरेंशिएटर से पास करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, जो एंगल थीटा में आपका मैसेज इंटीग्रेशन के साथ था वो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यानी बेसिकली जो मैसेज सिग्नल है वो आपके डिफरेंशिएटेड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में जाके बैठ जाएगा, और अगर कुछ भी एम्पलीट्यूड में बैठता है तो उसको तो हम काफी आसानी से यूजिंग आवर एनवेलप डिटेक्टर जो हमने एएम में पढ़ा था डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट कंपोनेंट, डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल यूजिंग डिफरेंशिएटर। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा आपका AC इंटू 2 pi fc प्लस 2 pi kf m of t, मैसेज सिग्नल हमारा वापस आ गया। दूसरा होता है मेथड डिमॉड्यूलेशन का स्लोप डिटेक्टर। यह भी काफी आसान है। स्लोप डिटेक्टर क्या करता है, यह आपका एक ट्यून्ड सर्किट कंसिस्ट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी थोड़ी सी ऑफसेट रहता है। मतलब जो एक्चुअली जब भी हम ट्यून सर्किट डिजाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम गेन मिले हमें, यहां हम कोशिश करेंगे कि हमें गेन मैक्सिमम ना मिले, हम राइज टाइम या फॉल टाइम जो है वहां पे लाई करें। क्यों, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखो, ये मेरा आपका कोई एक ऑसिलेटर मैंने यूज किया, ये ऑसिलेटर मैं यूज कर रहा हूं, यहाँ पे आपका L है, यहाँ पे C है, और ये हमारा डायोड है, तो सिर्फ पॉजिटिव आपको क्लिप कर देगा। तो ये आपका बेसिकली ये पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका इन्वेलप डिटेक्टर ही है। तो ये अगर मैं आपका L और C यूज कर रहा हूं तो ये ऑसिलेटर जो है ये आपका यहाँ पे एक्चुअली ट्यून्ड है। मतलब अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इन दोनों रेंज के बीच में रहे तो ये मैक्सिमम गेन देगा। मगर अब मैं क्या कर रहा हूं, जो L और C की वैल्यू ले रहा हूं वो इस तरीके से ले रहा हूं कि वो मैक्सिमम गेन ना दे, हमारा जो गेन आए वो यहां पे आए। तो राइट नाउ मैंने टारगेट किया है कि इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा गेन आए FC के बराबर, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। ठीक है, अब क्या होगा जरा सोचो, ये हमारा FM मॉड्यूलेटेड वेव है जो हमारा इनपुट पे गया। जब हमारी फ्रीक्वेंसी लो है, फॉर एग्जांपल दिस रीजन में जब हमारी फ्रीक्वेंसी लो है तो हमें कितना गेन मिलेगा, कम गेन मिलेगा।
जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है इस तरीके से, तो हमारा गेन क्या होगा, हमारा गेन हाई मिलेगा। यानी लो फ्रीक्वेंसी पे देखो गेन कम मिला तो आउटपुट कम मिला, और हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन ज्यादा मिला तो आउटपुट ज्यादा मिला। तो फिर से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आउटपुट पे इसी तरीके से हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो ट्रेस हो जाएगा। यानी यही जो डिफरेंशिएटेड वेव हम कह रहे थे, वही डिफरेंशिएटेड वेव आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, और वो आप सिंपल सा इनवेलप डिटेक्टर यूज करके पास कर सकते हो। तो इसका नाम स्लोप डिटेक्टर क्यों पड़ा? स्लोप डिटेक्टर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो हम ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं, एल और सी की जो ट्यूनिंग यूज कर रहे हैं, वो इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हमारा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी आए वो आपका स्लोप पे आए, स्लोप पे आए, सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी पे न रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, जो लोअर फ्रीक्वेंसी हो रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में, उसको कम गेन, और जो हायर फ्रीक्वेंसी हो रहा है उसको ज्यादा गेन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिमार्केट हो जाता है, और जो आपका इन्वेलप बनता है उसको हम इन्वेलप डिटेक्टर यूज करके फिर बाहर में निकाल लेते हैं। तो ये होता है आपका स्लोप डिटेक्टर। अब तीसरा डिटेक्टर जो है वो है फेज लॉग लूप, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपका एफएम की बात करूं, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल का थर्ड पार्ट है आपका फेज लॉग लूप। अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो ब्लॉक डायग्राम आपके सामने गिवन है। इनपुट पे आपका एफएम सिग्नल है, आउटपुट पे तो हमें डिटेक्टेड आउटपुट यानी बेसिकली मैसेज सिग्नल चाहिए। अब किस तरीके से, तो इसको सबसे पहले एक फेज डिटेक्टर से पास कर रहा हूं। फेज डिटेक्टर कुछ नहीं, एक मल्टीप्लायर है और कुछ नहीं, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ी देर से समझते हैं। और उसको मैं एक लो पास फिल्टर से पास कर रहा हूँ। लो पास फिल्टर क्यों? क्योंकि मैसेज सिग्नल चाहिए ना, मैसेज सिग्नल आपका हमेशा लो पास फ्रीक्वेंसी का होता है, ये तो मैं आपको शुरू में बता चुका था। तो एक लो पास फिल्टर दिया। अब जो वी ऑफ टी आ रहा है डिटेक्टेड आउटपुट, इसको मैं फीडबैक दे रहा हूं एक वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, यानी यह भी आपका एक एफएम वेव ही बनाएगा। ये जो आउटपुट पे आएगा, जो इनपुट आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एक एफएम वेव यह वीसीओ बनाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। वोल्टेज के हिसाब से इसकी ऑसिलेशन यानी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यह भी एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव ही आएगा। अब ये जो दो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, ये एसएफएम ऑफ टी और ये फीडबैक वाला, ये दोनों आपस में फेज डिटेक्टर में जाएगा और फिर से वो लो पास फिल्टर में जाएगा। तो किस तरीके से ये काम कर रहा है जरा समझने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकली काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एफएम का इक्वेशन तो हम जानते हैं। तो हमारे इनपुट पे आया एसी कॉस 2 पाई एफसीटी प्लस 2 पाई केएफ इंटीग्रेशन एम ऑफ टी डीटी, ये एफएम का इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं जो कि फिर से एक एफएम सिग्नल ही बनाएगा, मगर क्योंकि इसके इनपुट पे वी ऑफ टी हो रहा है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस यहाँ इंटीग्रेशन एम टी की जगह इंटीग्रेशन वी टी हो जाएगा और के एफ की जगह के वी हो जाएगा, क्योंकि के एफ जो था वो आपका फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर था जो इनपुट साइड हमने आपका वीसीओ यूज किया था। यहाँ पे जो आउटपुट साइड यूज कर रहे हैं उसको मैं के वी कर देता हूँ। तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो ए वी साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के वी इंटीग्रेशन वी ऑफ टी डी टी हो गया। अब आप बोल सकते हो सर यहाँ साइन क्यों लिखा, यहाँ तो कॉस लिखा हुआ था। यहाँ कॉस क्यों आ रहा था? क्योंकि इनपुट पे जो कैरियर यूज किया था वो मैंने कॉस यूज किया था, यहाँ मैंने साइन यूज किया, इसलिए यहाँ पे साइन होगा। मैंने आपको बताया था आप कॉस साइन कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। बस फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, जब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं तो 90 आपका फेज शिफ्ट हो जाता है 90 डिग्री का लोअर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। मगर यहाँ साइन यूज करने से बेनिफिट होगा, इसीलिए हमने वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो डिजाइन किया है उसका जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो साइन यूज किया है। तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का आउटपुट, यानी ये जो आउटपुट है हमारा, ये आ गया ए वी साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के वी इंटीग्रेशन वी ऑफ टी डी टी। अब जो फेज डिटेक्टर है वो कुछ नहीं है, मल्टीप्लायर है। यानी वो क्या कर देगा, इस एफएम को इस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, एसी इंटू ए वी कॉस दिस थिंग प्लस साइन दिस थिंग। अब जरा इस इक्वेशन को एनालाइज कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं फेज 1 φ1 मान लेता हूं, और ये जो सेकंड वाला पार्ट है 2 बाई के वी इंटीग्रेशन वी टू टी, इसको φ2 मान लेता हूं ताकि आसानी से समझ सकें। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ए सी ए वी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस φ1 प्लस साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस φ2 के बराबर। ये हमारा इक्वेशन हो गया ए सी ए वी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस φ1 इंटू साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस φ2 टी। अब 2 cos a sin b, साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है। तो 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, दैट इज साइन 4 पाई एफ सी टी प्लस φ1 टी प्लस φ2 टी
माइनस साइन 2π FCT कैंसिल, 5 2t माइनस 5 1t, 5 2t माइनस 5 1t इधर से इधर किया हमने, ठीक है। पहले इसको फर्स्ट ए मान लिया था, इसको बी मान लिया, तो 5 2t माइनस 5 1t हो गया। ये हमारा मल्टीप्लायर का आउटपुट हो गया। अब बताओ, यानी यहां का आउटपुट हमें पता चल गया। अब ये लो पास फिल्टर किसको पास करेगा? ये वाला कंपोनेंट जो है ये तो 2FC पे सेंटर्ड होगा, तो इसको तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो पास होगा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट। यानी जो आउटपुट होगा लो पास फिल्टर का वो हो जाएगा माइनस AC/AV/2 साइन 5 2t माइनस 5 1t। ये हमारा आपका आउटपुट आ जाएगा। यही तो आउटपुट है, माइनस AC/AV/2 साइन 5 2t माइनस 5 1t। अब जैसे ही 5 2 5 1 के बराबर होगा, जैसे ही 5 2 5 1 के बराबर होगा, साइन 0, आउटपुट इज इक्वल टू 0। हम यानी अगर 5 2 को 5 1 के बराबर कर दे तो लो पास फिल्टर का आउटपुट 0 होगा, और वहां पे मैं बोल दूंगा कि स्टॉप करो, हमारा काम हो चुका है। यानी कब काम हुआ? जहां पे हमारा 5 2 5 1 के बराबर हो गया। 5 2 किसे माना था? 5 2 इसे माना था, 5 1 इसे माना था, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। दैट इज 2πkf इंटीग्रेशन mt dt इज इक्वल टू 2πkv इंटीग्रेशन mt dt। ये दोनों कब बराबर होंगे? 2π कैंसिल, यानी जब kf mt आपका kv vt के बराबर होगा तभी तो आउटपुट आपका पता चलेगा, तभी तो आपका 5 1 5 2 के बराबर होगा। और यहां से हम कह सकते हैं ये vt जो हमने आउटपुट में लिया है वो क्या है? कुछ नहीं, kf kv/mt, यानी मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाइड बाई अ स्केलिंग फैक्टर, जो कि हम चाहते थे। हमारा एम क्या था? हमारा एम तो यही था ना कि ये जो vt हो वो बेसिकली आपका मैसेज सिग्नल m(t) के बराबर हो जाए, तो वही हो गया vt इज इक्वल टू समथिंग अल्फा मल्टीप्लाइड बाई mt, वेयर अल्फा इज kf/kv। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका फेज लॉक्ड लूप का, और यह कंडीशन जहां 5 2 आपका 5 1 के बराबर पे होता है इसको हम कहते हैं फेज लॉक्ड लॉकिंग कंडीशन। तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना था। तो आज के लेक्चर में हमने आर्मस्ट्रांग मेथड देखा और 3 टाइप के जो फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यह देखेंगे कि ये जो हमने AM FM पढ़ा इसका टोटल यूज किस तरीके से करेंगे, मतलब एक्चुअली रेडियो में जो यूज करते हैं हम रिसीवर सर्किटरी की बात करेंगे कि रेडियो में जो रिसीवर होता है वो कंप्लीटली किस तरीके से बनता है, जहां पे ये जो डिमॉड्यूलेटर हमने पढ़ा वो एक सिंगल सा पार्ट हो जाता है। तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर उसे कहते हैं, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।